अंटार्कटिका दुनिया का वाहिद कॉन्टिनेंट है जो अपनी एक्सप्लोरेशन से पहले ही दुनिया के नक्शे पर आ चुका था। किसी भी एविडेंस और एक्सप्लोरेशन के बगैर हज़ारों साल तक लोग इस बात पर बिलीव रखते रहे कि अर्थ के बिलो एक बहुत बड़ा एक लैंड मास वो मौजूद है। इसकी हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम भी आया जब दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ एक दूसरे के आमने सामने नबर्द आज़मा हो गईं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि इन तमाम कंट्रीज़ ने स्टेप बैक किया और इसको पूरे के पूरे इलाके को ही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए वक्फ कर दिया। आखिर क्या वजह थी कि वर्ल्ड वार 3 के चांसेस जिस एरिया पर नज़र आ रहे थे उसी को ही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए वो वक्फ कर दिया गया। अर्थ के नीचे ये दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट मौजूद है जो इतना बड़ा है कि पाकिस्तान जैसे 15 कंट्रीज इसमें समा सकते हैं। 100 AD में फेमस ग्रीक एस्ट्रोनॉमर प्टोलेमी ने सबसे पहले इस लैंड मास का तज़किरा किया। वो इस बात पर बिलीव रखते थे कि अर्थ के साउथ और नॉर्थ पोल में एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है जिसको फिल और काउंटर बैलेंस करने के लिए एक लैंड मास मौजूद है, जिसको बाद में ग्रीक जियोग्राफ 2nd सेंचुरी में मैरिनस ऑफ टायर ने अंटार्कटिका का नाम दिया। लेकिन इसके बाद काफ़ी सदियों तक इस एरिया को खास पज़ीराई नहीं मिली, लेकिन 15th सेंचुरी में दुनिया के मैप मेकर्स ने इसका मैप बनाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि उस वक्त तक इसकी एक्सप्लोरेशन अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी दुनिया के नक्शे पर इसको एक ख़ास हिस्सा दिया जाने लगा साउथ पोल में। ये वो वक्त था जब सी एक्सप्लोरर के पास सिर्फ कंपस और वॉचेस ही होती थी। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से ही वो तमाम एरियाज़ को एक्सप्लोर करते थे, लेकिन इनकी मदद से उन्होंने काफ़ी सवालों से ट्राई किया लेकिन वो फेल रहे और इस एरिया को दरियाफ्त नहीं कर पाए। इस एक्सप्लोरेशन में काफ़ी जानें भी ज़ाया हुई, लेकिन उसके बाद इतने वो डिसहार्ट हो चुके थे कि वो इस बात पर बिलीव रखना शुरू कर देते कि शायद ये एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी वजह से ही एक दफ़ा फिर मैप मेकर्स ने इस ट्रेंड को स्टार्ट किया कि शायद ये एरिया एग्जिस्ट नहीं करता और आखिरकार इसको रिमूव किया जाने लगा मैप में से। लेकिन फिर जब ब्रिटिश हुकूमत करना चाहते थे दुनिया के काफ़ी सारे हिस्सों में, तो उन्होंने इस एक्सप्लोरेशन को फिर से दोबारा ज़िंदा किया। इसलिए उन्होंने अपने नेवल ऑफिसर जेम्स कुक को 2 शिप्स और 192 क्रू मेंबर्स के साथ मिशन पर भेजा कि अंटार्कटिका के एरिया को वो डिस्कवर किया जाए। गो के वो कामयाब नहीं हुए और वो अंटार्कटिका को डिस्कवर तो नहीं कर पाए, लेकिन वो अंटार्कटिका के सर्कल में ज़रूर दाखिल हो गए जहाँ पर उसने बहुत सारी जो आइस है वो पानी पर फ्लोट होते हुए देखी। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर था। लेकिन रशिया ने 20 जनवरी 1820 को वो अंटार्कटिका के एरिया को आखिरकार डिस्कवर कर ही लिया, लेकिन नॉर्वे वो पहला कंट्री बना जिसने इसके अंटार्कटिका के एरिया को क्रॉस किया और साउथ पोल में सबसे पहले दाखिल हुए। ये वो वक्त था जब इस एरिया की एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो सकती थी कि ये एरिया कितने मरबा मील या कितने एरिया पर फैला हुआ है। इसी वजह से जब 17 दिसंबर 1903 को एरोप्लेन ईजाद हुआ तो इसने ये काम और भी ज़्यादा आसान कर दिया, जिसके फ्लाई ओवर की वजह से हम एग्जैक्ट मालूम कर सके कि ये एरिया कितना फैला हुआ है। गो के जितना मैप में पर इसको हिस्सा देते थे मैप्स में उतना ये एरिया नहीं था, लेकिन फिर भी ये दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट इसको माना गया। ये सजेस्ट किया जाता है कि अंटार्कटिका की फ्रोज़न आइस के नीचे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं जिनको काबू में कर कोई भी मुल्क वो बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला वो के ज़खायर अपने बढ़ा सकता है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं उसने अपने क्लेमिंग स्टार्ट कर दिए इसमें, जिसमें सोवियत यूनियन और इसके बाद US और दूसरी भी कुछ पावरफुल कंट्रीज़ थे जिसने अंटार्कटिका पर अपने कदम जमाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन 1 दिसंबर 1959 को अंटार्कटिका ट्रीटी एक साइन की गई, जिसके कुछ पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहले तो इस पर जो कंट्रीज़ क्लेम करती थी उस क्लेम को आर्जी तौर पर बैन कर दिया गया और 3 पॉइंट्स ये तय किए गए
कि यहाँ पर सिर्फ जो भी काम होगा वो पीसफुल पर्पसेस के लिए होगा। कुछ कंट्रीज यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना चाह रही थी या जो क्लेमिंग एरिया के ज़रिए कुछ और काम कर रहे थे उन सबको बैन किया गया और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए ही इसको अलाउ किया गया। सेकंड नंबर पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए तमाम कंट्रीज़ को इजाज़त दी गई कि यहाँ पे आके वो किसी भी किस्म की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च है वो कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर यह कहा गया कि कोई भी कंट्री जो भी साइंटिफिक रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन करती है उसके जो भी रिजल्ट सामने आएंगे वो तमाम कंट्री के साथ शेयर किए जाएंगे। ये तीन मेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये ट्रीटी साइन हुई। ये सुजेस्ट किया जाता है कि ये इस फ्रोज़न आइस के नीचे बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जो साइंस के लिए बहुत मुफीद हो सकता है। इसी वजह से ऑलमोस्ट 4500 साइंटिस्ट हैं वो पर ईयर यहाँ पर विज़िट करते हैं अपनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च के लिए और ये एक बेस्ट प्लेस माना जाता है कि शायद इसमें से कुछ राज हमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या कुछ और थ्योरीज के बारे में वो मिल सकें जिसके बेसिस पे हम उनकी वैलिडिटी को जान सकें कि आया कि वो बेसिकली एग्जिस्ट करती हैं या सिर्फ हमारी ही एक पैदा करदा एक इल्यूजन है। 1992 में एक रिसर्च की गई जिसने ये शो किया कि आइस के नीचे तकरीबन 19 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है वो मौजूद है, जिस वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ की ये ख्वाहिश है कि वो यहाँ पर ऑयल माइनिंग करें यानी कि वो ड्रिलिंग करें या कोई दूसरी एक्टिविटी में हिस्सा लें ताकि वो ऑयल रिसोर्सेज को हासिल किया जा सके। इसी वजह से ही ये ट्रीटी साइन की गई ताकि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी वहाँ पर ना की जा सके। साउदर्न सी में ये बर्फ़ का इतना बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है कि अगर क्लाइमेट चेंज या किसी भी और वजह से यहाँ पर आइस है वो मेल्ट होती है तो सी लेवल से 200 फीट ऊपर है वो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जिसे 60 मीटर भी आलमोस्ट कहा जाता है कि इतना अपर लेवल तक ये पानी चला जाएगा जो दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। गो के ये सजेस्ट किया जाता है कि आने वाले टाइम में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन आजकल हमारी अर्थ है वो इन्वायरमेंटल चेंज का शिकार हो रही है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर और ओजोन लेयर भी इफ़ेक्ट हो रही है और दुनिया का टेम्परेचर भी पर ईयर के हिसाब से वो पहले से ज़्यादा बढ़ ही रहा है। इसी वजह से ये सजेस्ट किया जाता है कि मे बी आने वाले कुछ सालों में अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि ये आइस है और भी ज़्यादा पिघलना स्टार्ट कर दे। पहले भी ये आइस कुछ ना कुछ पिघलती है लेकिन इसका रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाए जिसकी वजह से वो सी लेवल पर पानी है वो ज़्यादा कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन इस हवाले से ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि ये बिलो द अर्थ मौजूद है और जो सी लेवल है उससे भी काफ़ी नीचे का लेवल है इस अंटार्कटिका का। अगर ये मेल्ट होती है और पानी का लेवल बढ़ता भी है तो एज एग्जैक्ट इतना नहीं बढ़ेगा कि जितना ये उस दूसरे को क्रॉस करके वो खुश्की पर ही आ जाए। इसी वजह से ये एक प्री एल्यूजन ही कहा जाता है कि बहुत सारे जो थ्योरीज पाई जाती हैं कि शायद अगर ये आइस मेल्ट होती है तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। ये एक सिर्फ एक थ्योरी है। गो के जितने भी कंट्रीज़ इस पर अपना क्लेम जमाते थे उनको टेम्परेरी तौर पर बैन किया गया लेकिन परमानेंटली तौर पर बैन नहीं किया गया। ये जो ट्रीटी 1959 में साइन की गई थी 1948 में वो एक्सपायर हो जाएगी, जिसके बाद ये कंट्रीज़ फिर से अपनी क्लेमिंग है वो स्टार्ट कर देंगे। आज भी ये अपनी क्लेम्स को उसी तरह संभाले हुए हैं लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए वक़्फ़ किया गया है। लेकिन मिलिट्री एक्टिविटी ये एक्सपेक्टेड है कि अगर कोई और ट्रीटी के एरिया को ना बढ़ाया गया या कोई और ट्रीटी साइन ना की गई तो 48 के बाद यहाँ पर और भी क्लेमिंग स्टार्ट हो जाए और जिसके बाद ये मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ है वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं इस एरिया को लेकर।